This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की ये कहानी ऐसे दरिंदे की है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 3 साल तक जिस गर्लफ्रेंड के साथ रहा, उसकी न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके टुकड़े किए और जंगल में करीब 20 दिनों तक फेंकता रहा और 6 महीनों तक किसी को पता नहीं चलने दिया। आइए एक रोशनी डालते हैं इस पूरी कहानी पर। इस कहानी की शुरुआत होती है पालघर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली के मुखिया का नाम था विकास वॉलकर। इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। विकास की पत्नी का नाम था सुमन और उनकी एक बेटी का नाम श्रद्धा वॉलकर और एक बेटा उम्र 23 साल। नौकरी की तलाश में श्रद्धा पालघर को छोड़कर मुंबई पहुंचती है। कुछ दोस्तों की पहचान से उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है और एक रूम रेंट पर लेकर वो मुंबई के मलाड में रहती है। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम का एक लड़का भी काम करता है। इसकी उम्र करीब 30 साल है। इसी कॉल सेंटर में ही दोनों की मुलाकात होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इन 8-9 महीनों के अंदर ही ये दोनों बातें करते हैं। इनमें धीरे धीरे दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। साल 2019 में एक दिन श्रद्धा पालघर में अपने घर जाती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब, जिससे उसको प्यार हो गया है और हम दोनों, आफ्ताब और मैं, लिविंग में एक साथ रह रहे हैं और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। श्रद्धा की माँ ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा परिवार खानदान इस रिश्ते को नहीं मानेगा। वो मुस्लिम है, तुम हिंदू हो, तुम दोनों की कास्ट भी अलग अलग है। अब ये बात श्रद्धा के पिता विकास तक भी पहुंची। पिता ने भी इस बात का विरोध किया पर वो नहीं मानी। श्रद्धा ने घर में झगड़ा किया, अपना सामान उठाया और कहा, ये सोच लेना आज के बाद तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, और घर छोड़कर चली जाती है। अब वो मलाड मुंबई वापस आती है और आफ्ताब के साथ मुंबई में ही लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप गुस्सा थे, बेटी से कुछ दिन बात नहीं की, लेकिन माँ ने 1-2 बार श्रद्धा से फोन पर बात की। उन्होंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। हो सकता था माँ उसे मना भी लेती, लेकिन जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ सुमन की मौत हो जाती है। सुमन की मौत के बाद श्रद्धा अपने पालघर वाले घर जाती है, सभी रस्में पूरी करती है और कुछ दिन रहकर वापस मुंबई लौट जाती है। माँ की मौत के बाद सिर्फ 2 बार ही वो अपने पिता से बात करती है। इस बातचीत में पिता ने पूछा कि तुमने इरादा बदला? तो वो बताती है कि आफ्ताब मुझे कई बार मारता पीटता भी है और डांटता भी है। तो उन्होंने समझाया कि लौट आओ, इस रिश्ते को तोड़ दो। पर श्रद्धा ने कहा, उसके बाद उसने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, सब ठीक है, मैं अब लौट के नहीं आऊंगी। अब एक लड़की मुंबई जैसे शहर में एक लड़के के साथ लिविंग में रह रही है। फैमिली पालघर में है। गुस्से में पिता की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो बात नहीं मान रही थी। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों का नंबर पिता और भाई के पास था। कभी कभार उसका हालचाल पूछ लिया करते थे कि वो ठीक है। अभी श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस और उसकी डीपी बदलते देखते थे कि वो एक्टिव है। श्रद्धा फेसबुक प्रोफाइल पर नई नई पोस्ट करती, कुछ लिखती और अपनी फोटोज डालती तो उन्हें तसल्ली हो जाती कि वो ठीक है। अब यहाँ श्रद्धा की अपने घर वालों से पूरी तरीके से बातचीत बंद थी। इधर आफ्ताब के घर में धीरे धीरे दोस्तों और रिश्तेदारों से पता चला कि एक लड़की के साथ वो लिविंग में है और वो मुस्लिम नहीं है, तो उसके घर वाले भी इसका विरोध करते हैं। अब श्रद्धा और आफ्ताब सोचते हैं कि ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी बीच किसी ने बताया कि दिल्ली में भी जॉब अच्छी मिलती है, तो दोनों तय करते हैं कि दोस्तों रिश्तेदारों से दूर एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। दिल्ली जाने से पहले वो दोनों हिमाचल प्रदेश भी घूमने जाते हैं, जिससे उनके रिश्ते की कड़वाहट कम हो सके। 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा ट्रेन से दिल्ली आते हैं और 9 मई को पहुंचते हैं। इन्होंने पहाड़गंज में एक होटल में रूम लिया और वहीं रात को रुकते हैं। सईदुल्लाह जब साउथ दिल्ली में। अगले दिन फिर वो दूसरी होटल में जाते हैं और वहीं रुकते हैं। इसी दिन उन्हें उन दोनों का कॉमन फ्रेंड मिलता है जो पहले मुंबई में रहता था और अब वो दिल्ली के छतरपुर में रहता है। अब ये दोनों कुछ दिन उसी के घर में रुकते हैं। इसी बीच वो अपने रहने के लिए घर देखते हैं और एक फ्लैट उन्हें मिलता है जो कि हाउस नंबर D93/1 छतरपुर में था। फ्लैट रेंट पर लेने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब शिफ्ट हो जाते हैं। 2019 के बाद अब 2022 तक इनके रिलेशनशिप को 3रा साल हो रहा था। श्रद्धा आफ्ताब को कहती है, अब इस रिलेशनशिप को एक नाम देते हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं। आफ्ताब इस बात को टालता रहा। वो कहता है, ठीक तो रह रहे हैं हम, अभी शादी की क्या जरूरत है। इस बात को लेकर उनमें झगड़ा होता और फिर दोनों में सुलह हो जाती। दिल्ली आए हुए अभी बस 10 दिन ही हुए थे। इस बीच लगभग रोज झगड़ा होता
एक दिन यानी 18 मई के बाद से श्रद्धा का नंबर एक्टिव नहीं था। न वो फेसबुक पर पोस्ट किया करती, न व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रही थी। तो पिता और भाई को ये बात खटकने लगी। तो उन्होंने श्रद्धा के दोस्तों से पूछा। तो एक दोस्त ने बताया अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। दूसरे ने बताया कि हाँ, वो दिल्ली आ गए हैं और छतरपुर में ही रह रहे हैं, लेकिन उनका एड्रेस नहीं है। उन्हें लगा चलो ये भी ठीक है। तभी सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में श्रद्धा का दोस्त श्रद्धा के भाई को कॉल करता है और वो कहता है कि श्रद्धा को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उसने नंबर बदल दिया है? अगर आपके पास उसका नया नंबर है तो मुझे दो। भाई ने कहा नया नंबर तो नहीं है, यहाँ हम भी उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कॉल नहीं लग रहा। भाई घबरा जाता है और अपने पिता को बताता है। पिता विकास फिर श्रद्धा के उसी दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी कब से बात नहीं हो रही। तो वो कहता है हमेशा हमारी बात 2-3 दिन में हुआ करती थी, लेकिन 2-3 महीने से बात नहीं हो रही है। उसका मोबाइल भी बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर पिता घबरा जाते हैं। अब पिता उसके सारे दोस्तों को कॉल करते हैं और पूछते हैं। तो उन सब दोस्तों का भी वही जवाब था कि कई महीनों से हमारी बात नहीं हुई है। अब पिता को डर लगने लगता है कि श्रद्धा को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद विकास पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में लापता होने की एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो ये भी लिखवाते हैं कि मुंबई से वो दिल्ली के छतरपुर में शिफ्ट हो गई थी। पुलिस ने कहा अगर आपकी बेटी छतरपुर से लापता हुई है तो ये मामला दिल्ली के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के महरौली पुलिस स्टेशन का है। हम ये केस वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से हेल्प लेंगे। अब ये केस वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है और अब श्रद्धा के पिता भी 9 नवंबर 2022 को दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मैंने पालघर के पुलिस स्टेशन में मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी जो आपके पास ट्रांसफर हुई है। मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है, 2-3 महीने से उसका नंबर भी बंद है। पुलिस पिता से सारी डिटेल्स पूछती है और उसका फोटो भी लेती है और श्रद्धा के दोस्तों से आफ्ताब का नंबर भी लेते हैं, लेकिन आफ्ताब का एड्रेस किसी के पास नहीं था। पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर डालती है और उसे ट्रेस करती है तो पता चलता है उसका नंबर ऑन है और वो दिल्ली में ही है। फिर पुलिस उस तक पहुंच जाती है। पुलिस उसे महरौली के उसी घर पर पकड़ती है जो मैंने पहले आपको बताया। पुलिस जाकर आफ्ताब से पूछती है आपके साथ जो श्रद्धा रह रही थी वो कहाँ है? वो कहता है 18 मई को हमारी लड़ाई हुई थी, करीब 6 महीने पहले। उस लड़ाई के बाद वो गुस्से में घर से निकल गई और बोली मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। फिर मैंने उसे काफी फोन करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है और मैंने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने पूछा तुम दोनों का झगड़ा क्यों होता था? तो उसने कहा बार बार झगड़ा होता था, लेकिन अक्सर शादी को लेकर ज्यादा झगड़ा होता था। पुलिस ने जब आफ्ताब का मोबाइल चेक किया तो पाया श्रद्धा का मोबाइल 19 मई के बाद से ही ज्यादा एक्टिव नहीं था और आफ्ताब ने कभी उसे कॉल करने की कोशिश नहीं की। पुलिस जब जब उससे सवाल करती तो बार बार अपने बयान बदलता, कभी कुछ बोलता तो कभी कुछ। पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसे लेकर महरौली पुलिस स्टेशन ले आई। यहाँ आने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो जो उसने कहानी बताई, ऐसी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी, न किसी को सुनाई। हैवानियत से भरी कहानी जिसे सुन सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि दिल्ली आए हुए अभी 10 दिन ही हुए थे। उसने रेंट पर फ्लैट ले लिया था 18 मई को रात के वक्त। अभी हमने खाना नहीं खाया था। इसी बीच किसी बात से झगड़ा शुरू हुआ, फिर वही पुरानी शादी की बात सामने आई तो मैंने उसे धक्का मारा। फिर श्रद्धा ने भी मुझे धक्का मारा, दोनों में हाथापाई हुई और मुझे तेज गुस्सा आया। फिर हाथ पैर पकड़ते पकड़ते श्रद्धा नीचे जमीन पर गिर गई। फिर मैं उसके सीने पर बैठ गया। बैठने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों से जोर से उसका गला पकड़ लिया और पकड़कर दबाता रहा। वो छटपटाती रही पर मैंने गला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैर ढीले हो गए। मुझे पहले लगा शायद वो बेहोश हो गई है, फिर देखा तो उसकी सांसें बंद थी। फिर मैंने उसकी पल्स देखी तो वो नहीं चल रही थी, तो मुझे यकीन हो गया कि वो अब मर गई है, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं था। उसने कहा कि ये सब गुस्से में हुआ था। मैंने 18 मई की शाम तक नहीं सोचा था कि मैं श्रद्धा को मारूंगा या उसका कत्ल करूंगा, लेकिन उस दिन इतनी सारी बातें हुई, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उसे मार दिया। उस समय मई में गर्मी का महीना था, उसे डर लगने लगा। फिर श्रद्धा को घसीटकर बाथरूम ले गया और जमीन पर उसकी लाश रखकर दरवाजा बंद कर दिया। अब कत्ल करने के बाद वो उसी कमरे में बैठता है और सोचता है कि अब क्या करना है। इस घर में 1-2 दोस्त के अलावा कोई नहीं आता था और दोस्त भी तभी आते थे जब कॉल पे पहले से बात हुई हो। श्रद्धा के घर वाले ऑलरेडी उससे दूर थे। श्रद्धा उन्हें छोड़ चुकी थी। 2020 से उनसे फोन पर बात भी नहीं हुआ करती थी, तो उसे लगा कि उसे ढूंढने उसकी फैमिली तो यहाँ आएगी नहीं। तो उसे इस बात का यकीन था, अपने घर वालों पर भी यकीन था। उनको तो ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो अचानक तो कोई आएगा नहीं।
अब आफताब के दिमाग में चलने लगा कि आसपास तो बहुत सारे पड़ोसी हैं, अगर ज्यादा दिन तक लाश को रखूंगा तो बदबू आएगी, किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए इस लाश को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना है। पर कैसे? ये सोचते सोचते उसको भूख लगने लगी, तो उसने खाना ऑर्डर किया और खाकर आराम से सो गया। सुबह होते होते उसने तय कर लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। सुबह सुबह ये आराम से उठा, अपने कपड़े बदले और उस दिन ये नहाया नहीं था। कुछ पैसे लेने के बाद ये घर से बाहर निकला और मार्केट की तरफ गया। मार्केट में एक शॉप से उसने 300 लीटर वाली फ्रिज खरीदी। फ्रिज खरीदने के बाद उसने फ्रिज के पैसे दिए और डिलीवरी के लिए अपना एड्रेस दिया। वहाँ से निकलने के बाद एक शॉप से उसने एक आरी खरीदी और एक दूसरी शॉप से काले रंग की गार्बेज पॉलिथीन खरीदी। इन सब के बाद वो घर लौट आता है। कुछ समय बाद फ्रिज की डिलीवरी के लिए लोग आते हैं और जैसे ही वो लोग फ्रिज की अनरैपिंग करते हैं, आफताब उन्हें जाने के लिए कह देता है और वो लोग चले जाते हैं। फ्रिज ठीक चल रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए पानी की कुछ बॉटल्स और पतीले में पड़ा दूध फ्रिज में रख देता है। शाम होने के बाद वो बाथरूम में गया। फिर उसने लाश के टुकड़े करने शुरू किए। कुछ टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉलिथीन में रखा और उन टुकड़ों को फ्रीज के फ्रीजर में डाल दिया। जिस आरी से वो टुकड़े कर रहा था उसमें उसे मुश्किल हो रही थी। बहुत टाइम बीत जाने के बाद उसे डर लगने लगा कि एक साथ तो नहीं हो पा रहा, तो उसने सोचा जितना हुआ है बाकी वो कल करेगा। श्रद्धा की आधी कटी लाश को उसने फ्रिज के निचले हिस्से में पैक करके रख दिया। फ्रिज को उसने मैक्सिमम लेवल पे रखा था ताकि अच्छी तरीके से जम सके। इसके बाद उसने बाथरूम को साफ किया, खाना खाया और सो गया। अगली सुबह यानी 20 मई इसने दोपहर से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। लगभग रात होते होते उसने पूरी लाश के टुकड़े कर दिए थे। इसने करीब 30 से 35 पॉलिथीन बनाई थी। जिन टुकड़ों को उसे रात को फेंकना था उसे फ्रीजर में रखा, बाकी को नीचे के हिस्से में। अपने हाथ पैर धोने के बाद ये मार्केट चला गया। मार्केट से उसने घर साफ करने के लिए एसिड, कुछ परफ्यूम और अगरबत्ती खरीदी और घर आ गया। एसिड से बाथरूम को साफ किया क्योंकि बाथरूम से बदबू आने लगी थी और साथ ही घर को भी साफ किया। अब रात को लगभग 2 बजे ये घर से निकलता है। इसने थोड़ी मात्रा में कुछ छोटी पॉलिथीन बनाई और अपनी कॉलेज बैग में रखी, कोई कुछ पूछ ना ले या कोई तलाशी ना हो जाए, इसलिए वो रात को निकला। उसे दिल्ली आए हुए कुछ समय ही हुआ था। उसे कौन सा इलाका कहाँ है ये नहीं पता था, लेकिन एक बार आते जाते ये कुतुब मीनार भी देख चुका था और उसके आसपास कुछ जंगली इलाका भी। ये महरौली का जंगली इलाका था। रात को कोई उस तरफ ना ही टहलता और ना ही जाता है, ये उसने पुख्ता किया। उसने यही सुनसान इलाका चुना। उस जंगल के कुछ अंदर जाने के बाद उसे डर लगने लगा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। इसी दौरान उसने बैग से पॉलिथीन निकाली, फेंका और वहां से चला आया। ये काम उसने बड़ी चालाकी से किया था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, फिर सो गया। अब अगली सुबह ये उठा और दिन भर घर पर ही रहता है। अब रात होते ही इसने पहले दिन से ज्यादा टुकड़े उठाए। फिर रात ठीक 2 बजे ये पहले वाली जगह नहीं जाता बल्कि एक दूसरी जंगली सुनसान जगह पर फेंक कर घर आ जाता है। ऐसे ही वो 18 मई जिस दिन उसने हत्या की उस दिन से 5 जून तक किश्तों में श्रद्धा के टुकड़ों को वो महरौली के उस जंगल में फेंकता रहा। हर रात 2 बजे वो घर से निकलता, बैग से पॉलिथीन निकालता और जंगल में फेंक देता। लेकिन कभी भी वो एक जगह पर नहीं फेंकता था बल्कि हर बार एक नई जगह पर फेंकता। अब घर आने के बाद वो सोचता है कि फैमिली तो कुछ पूछने वाली नहीं है, लेकिन श्रद्धा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहती थी। वो अक्सर कोई ना कोई अपडेट डालती थी, स्टेटस, पोस्ट, रील्स डालती रहती थी। इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स से बात किया करती थी। उसने सोचा कि अगर फ्रेंड्स से चैट नहीं हुई तो फिर वो पूछने लगेंगे। अब आफताब श्रद्धा की प्रोफाइल्स की कमान अपने हाथ में लेता है और जब भी इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पर मैसेज आता तो उनका रिप्लाई वो श्रद्धा बंद कर देने लगा और अगर किसी की कॉल आती तो वो नहीं उठाता। श्रद्धा के रिप्लाई से फ्रेंड्स भी सेटिस्फाई हो जाते थे क्योंकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही थी। आफताब एक डेटिंग ऐप पर भी एक्टिव हुआ करता था। 25 मई से 5 जून के बीच में डेटिंग ऐप पर दिल्ली की एक लड़की से इसकी दोस्ती हो गई। मिलने की जगह का सोच विचार करते हुए आफताब ने लड़की को इसी घर, इसी फ्लैट में बुलाया। घर पर अभी श्रद्धा के टुकड़े, उसकी लाश मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसे बुलाता है क्योंकि जो बचे टुकड़े थे वो फ्रोजन हो चुके थे, सब जम चुके थे। तब उन टुकड़ों को वो उठाकर अलमारी में डाल देता है। उसके बाद वो फ्रीज में पानी की बॉटल्स रखता है। फिर अपनी वो उस दोस्त को बुलाता है और दोनों कुछ घंटे साथ रहते हैं। कुछ घंटे साथ रहने के बाद फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। आफताब फिर से उन टुकड़ों को अलमारी से निकालकर फ्रिज में प्लेस कर देता है। इसी बीच वो न्यूज चैनल्स भी लगातार देखा करता था कि कहीं कोई न्यूज तो नहीं आई है जिसमें इंसानी अवशेषों की मिलने की खबर हो। इसका कॉन्फिडेंस हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था कि अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी।
वो अपना घर कई कई बार धो चुका था। उसने उस फ्रिज को भी कई बार केमिकल्स एसिड से धोया। श्रद्धा के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को वो श्रद्धा बन जुलाई तक करीब 2-2.5 महीने तक हैंडल करता रहा। किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। ये सब करते करते अब वो परेशान हो गया, तो इसी बीच वो अपने घर मुंबई चला गया और वहीं कहीं श्रद्धा का फोन फेंक दिया। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद ये वापस दिल्ली के महरौली वाले उसी फ्लैट पर वापस आया और यहीं रहने लगा। उसे अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका था कि अब मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कुछ दोस्तों के कारण, जिनसे श्रद्धा बात किया करती थी, क्योंकि श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ करती थी, कुछ न कुछ इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप अपडेट डाला करती थी, अब वो सब बंद हो चुका था। किसी के चैट्स का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था और उसका फोन भी बंद था। तब उसके एक दोस्त को लगा कि आखिर बात क्या है। तब उनमें से एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई को कॉल किया था। श्रद्धा के भाई ने फिर पिता को बताया। पिता ने हर जगह से पता करने की कोशिश की, पर उसका पता न मिलने पर फिर पिता ने रिपोर्ट लिखवाई। फिर वो दिल्ली आए और यहाँ पुलिस से मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच की तो सारी असलियत सामने आ गई। आफ्ताब की बताई ये पूरी कहानी जब पुलिस, मीडिया और लोग सुनते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आफ्ताब को महरौली के उस जंगल में भी ले जाया जाता है जहाँ उसने टुकड़े फेंके थे, लेकिन उसने किसी एक जगह पर टुकड़े नहीं फेंके थे, इसलिए पुलिस को बहुत मुश्किलें आ रही थी। इन 6 महीनों में महरौली के उस जंगल में लाश के टुकड़े मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मई के महीने में जब कत्ल हुआ था उस समय दिल्ली जैसे शहर में बहुत गर्मी हुआ करती है और उसके बाद बारिश आई, मौसम बदला और तो और उस जंगल में जंगली जानवर तक होते हैं। करीब 3-4 दिनों तक पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और करीब 13 हड्डियां उनके हाथ लगी, लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हड्डियां इंसान की है या फिर किसी जानवर की। उन सारी हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा की फैमिली का DNA सैंपल भी लिया जा चुका है और रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर एक तरफ आफ्ताब का बयान रख दिया जाए तो हमारे पास अभी एक सबूत नहीं है कि ये दावा कर सकें कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है, क्योंकि केस आगे बढ़ाने के लिए अदालत में सबूत चाहिए होता है और इसलिए जहां जहां आफ्ताब बता रहा है वहां कई किलोमीटर के एरिया को सर्च किया जा रहा है। पूरी फोर्स लगी हुई है। उस घर को फॉरेंसिक टीम कई बार चेक कर रही है कि खून का एक कतरा या कोई सैंपल मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि श्रद्धा का कत्ल इसी घर में हुआ है और जांच आगे बढ़ाई जा सके। हालांकि ये मामला अभी का है तो पुलिस इसकी और जांच कर रही है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि कोई न कोई सबूत जरूर मिले, क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसे कातिलों का ऐसे छूटना या फिर बाहर आना ये किसी भी समाज, शहर या देश के लिए ठीक नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आसपास ऐसे लोग घूमें जो ऐसी भयानक सोच रखते हैं, जो अपने ही जैसे इंसानों के टुकड़े कर सकते हैं। हमें लगता है कि इन जैसे इंसानों की सजा सिर्फ यही है कि इसे इंसानों के बीच से अभी के अभी बाहर कर दिया जाए और सबसे बड़ी सजा दी जाए। इस केस की फाइनल अपडेट आने के बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।